रिलायंस तैयार है फाइनेंशियल सेक्टर में डिस्ट्रप्शन करने को। जैसे जियो के आने से टेलीकॉम सेक्टर डिस्टर्ब हुआ था, ऐसे ही डिस्ट्रप्शन अब अंबानी फाइनेंशियल सेक्टर में लाना चाहते हैं। कहानी 2015 में शुरू होती है, जब मुकेश अंबानी को पेमेंट बैंक खोलने का लाइसेंस मिलता है। ये पेमेंट बैंक पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए बनाए गए थे। ये स्मॉल सेविंग एक्सेप्ट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं। लेकिन मोटा भाई यहाँ नहीं रुके, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नवंबर 2022 में उन्होंने आईसीआई बैंक के दिग्गज केवी कामत जी को रिलायंस के बोर्ड में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्वाइन करवाया। पर ये सारी चीजें कंपनी के अंदर चलती रही, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। इसी साल जुलाई में रिलायंस का डीमर्जर हो गया। डीमर्जर के एक हफ्ते के बाद ईशा अंबानी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बोर्ड ज्वाइन कर लिया। अंबानी ने रिलायंस की एजीएम में कहा था कि जियो का मकसद है फाइनेंशियल सर्विसेज में इनफॉर्मल और अंडर सर्व्ड सेक्टर्स को सर्व करना, वो भी रूरल, सेमी रूरल और अर्बन एरियाज में, जहां ज़्यादातर कंपनीज को जाने में मुश्किल होती है। जियो फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट का एक बड़ा मार्केट शेयर चाहती है, चाहे वो ऑर्गेनिक ग्रोथ से आए या इनऑर्गेनिक से। इसलिए हर एक बिजनेस के अलग अलग सीईओ बनाए हैं। विनोद ईश्वरन रिलायंस पेमेंट बैंक के सीईओ है, वही AR रमेश रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड को हेड करते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा कि रिलायंस के आने से नए सेक्टर में तहलका मचा हो। 2016 में भी यही हुआ था, जब वो टेलीकॉम सेक्टर में आए थे। इनकी लो प्राइसिंग के कारण ही सारी कंपनीज को मोबाइल रिचार्ज के प्राइसेस को ड्रास्टिकली डाउन करना पड़ा था। जियो के आने से पहले 250 रुपये में पूरे महीने में 1 GB डाटा मिलता था, वहीं आज ऑलमोस्ट सेम प्राइस में 30 GB डाटा मिलता है। डाटा डिफरेंस पर गौर कीजिए। टेलीकॉम या रिटेल को तो भूल ही जाइए। जब उन्होंने जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में आम उगाने की शुरुआत की थी, तो जल्द ही वे एशिया के सबसे बड़े आम एक्सपोर्टर बन गए थे। अब समझते हैं कि रिलायंस फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे डिस्टर्ब करने जा रहा है। इनके पास कस्टमर का एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है, जो कि किसी खजाने से कम नहीं है। इनका नेटवर्क समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस रिटेल के पास 7000 टाउन में 18040 स्टोर हैं, जिसमें इनके पास ग्रोसरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल और फार्मा रिलेटेड कस्टमर्स हैं। रिटेल आउटलेट में 25 करोड़ रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। वही टेलीकॉम सेक्टर में इनके पास 48 करोड़ यूजर्स हैं, जिनकी यूसेज पैटर्न, डाटा कंजम्पशन और फैमिली यूसेज का पूरा डाटा इनके पास है। इनके सारे स्टोर्स पर 78 करोड़ कस्टमर्स का फुटफॉल है। 30 लाख मर्चेंट्स के साथ इनका पार्टनरशिप है। 2.5 लाख छोटे बिजनेसमैन, कारीगर और वेवर्स इनकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब कस्टमर्स और मर्चेंट का डाटा इनके पास है, जिसको ये स्टडी करके कंज्यूमर माइंड को समझेंगे और फिर एक कस्टमर को बाकी प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल करेंगे। अब मर्चेंट को लेंडिंग बिजनेस में यूज करने के लिए रिलायंस ने 2 साल पहले जस्ट डायल, एक ऑनलाइन येलो पेज कंपनी को खरीदा था। तब ज्यादातर लोगों को इसके पीछे का कारण समझ नहीं आया था, लेकिन अंबानी को जस्ट डायल पर रजिस्टर्ड मर्चेंट्स का डाटा दिख रहा था, जिसकी मदद से वो उन स्मॉल बिजनेसेस को लोन दे सकते थे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जस्ट डायल एक येलो पेज कंपनी है जो SME बिजनेसेस को वेबसाइट पर लिस्ट करके उनके बिजनेस की रीच बढ़ाती है, जिसके बदले में उनसे फीस वसूल करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बजा दीजिए। अब सवाल आता है कि जियो ऑफर क्या करेगी। तो देखिए, ये एक NBFC है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील करेगी, पर इसके अलावा ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो कि म्यूचुअल फंड्स और ETF लॉन्च करेगी। इंश्योरेंस फर्म भी है जो जनरल, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगी और इक्विटी ब्रोकिंग में भी हाथ आजमाएगी। बजाज फिनसर्व, ज़ेरोधा और हीलियोस कैपिटल जैसे प्लेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिससे ये स्पेस और कंपेटिटिव हो जाएगी। कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छा है। वही अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो लैंडिंग बिजनेस का मार्केट साइज आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड का AUM 39 लाख करोड़ है। लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम 3,70,000 करोड़ है। जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम 24,000 करोड़ है और ब्रोकिंग रेवेन्यू 38,000 करोड़ है। वैसे रिटेल रिलायंस फाइनेंस 2019 से ही स्मॉल लेवल पर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दे रही है, पर अब कंपनी का टारगेट कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग पर है थ्रू EMI मॉडल,
जिसमें वो अपने 400 प्लस रिटेल स्टोर्स को यूज करेंगे। रिलायंस डिजिटल और कॉमर्स ने 2022-23 में 50,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। कंपनी का प्राइमरी फोकस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर होगा, पर उसके साथ साथ ग्रोसरी और फैशन फॉर्मेट पर भी दांव खेलेगी। रीपेमेंट्स और डिफॉल्ट का डाटाबेस बनने के बाद कंपनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री वाले कस्टमर्स को अपने बाकी प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल करेगी, इंक्लूडिंग सिक्योर लोन्स। मर्चेंट लैंडिंग में ऑलरेडी कंपनी के पास किराना स्टोर्स का डाटाबेस है, जिन्हें वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स दे सकती है, स्पेशली फेस्टिवल सीजन में जब सीजन पीक पे होता है। अवेंडस कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार स्मॉल टिकट एमएसएमई लैंडिंग सेक्टर 120 बिलियन डॉलर की क्रेडिट शॉर्टफॉल फेस कर रहा है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस को जल्दी लोन नहीं मिल पाता। पर अगर अंबानी इस गैप को फिल कर पाते हैं तो ये एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बूस्ट करेगा। पर अंबानी का ध्यान सिर्फ लैंडिंग बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, उनकी नज़र म्यूचुअल फंड मार्केट पर भी है। रिसेंटली इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी ब्लैक रॉक के साथ एक 50-50 जॉइंट वेंचर साइन किया था। ब्लैक रॉक पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डोमिनेंट प्लेयर है। इनके ETFs ग्लोबली बहुत पॉपुलर हैं। 10 साल से भी कम समय में पैसिव फंड्स का AUM मार्केट में 5th नंबर पर पहुंच गया है। जियो अपना इकोसिस्टम यूज करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कम करेगा और इस बेनिफिट को आगे कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर सकता है। ब्लैक रॉक इंडिया में कोई नई कंपनी नहीं है। 5 साल पहले इन्होंने DSP म्यूचुअल फंड से अपने रास्ते अलग किए थे। अगर हम AMC बिजनेस की बात करें तो इसमें काफी अच्छे मार्जिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC AMC ने 2022-23 में 26% की ROE रिपोर्ट की थी, जिसमें 2482 करोड़ की इनकम थी और उसमें से 1423 करोड़ का प्रॉफिट था। AMCs कम कैपिटल से भी एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर उन्हें मार्केट में हैवी डिस्काउंट ना देना हो तो उन्हें सिग्निफिकेंट कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करने के लिए अंबानी किसी रेप्यूटेड ग्लोबल पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, जिसमें वो जनरल, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को टारगेट करेंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की आगे बढ़ने की काफ़ी पोटेंशियल है ड्यू टू लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यंग पॉपुलेशन और राइजिंग अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कोविड-19 के बाद लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर देखे जा सकते हैं और ये सेगमेंट काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट्स की कमीशन एज हाई एज 30% तक भी जाती है, पर जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेसेस को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं होती। इक्विटी ब्रोकिंग भी एक एरिया है जहां जियो एंटर कर सकती है। इस 38,000 करोड़ की इंडस्ट्री को ज़ेरोधा ने अपने जीरो ब्रोकरेज मॉडल के साथ रेवोल्यूशनाइज्ड किया था और सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर भी गेन किया था। ब्रोकिंग कंपनीज अपना रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन फी, मार्जिन इंटरेस्ट से कमाती हैं। लॉकडाउन के दौरान लाखों डीमैट्स अकाउंट खुले थे। जियो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने बाकी प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को यहाँ क्रॉस सेल कर सकती है। क्योंकि जियो एक NBFC है, इसलिए इनका ध्यान कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग पर भी होगा। आपको एक फैक्ट बता दूं कि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में अशोक लेलैंड और टाटा ग्रुप जैसे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट लीडर नहीं हैं, बल्कि चोलामंडलम और सुंदरम फाइनेंस जैसी कंपनीज है। पर जियो के लिए इस इंडस्ट्री में आना कोई हलवा नहीं होगा, क्योंकि पुरानी कंपनीज के साथ साथ पिरामल, पूनावाला और गोदरेज भी इस इंडस्ट्री में अपने पंख फैला रहे हैं। इसके अलावा जियो RBI की टॉप टियर NBFC के अंडर आएगी, जिसका मतलब है हायर सुपरविजन। जब बजाज फाइनेंस के MD राजीव जैन से इस कंपटीशन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम उस चीज पर फोकस कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हमारा टारगेट 100 मिलियन कंज्यूमर्स तक पहुंचना है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जियो कुछ डिस्ट्रप्शन कर सकती है, पर उनके लिए इतने सारे सेगमेंट्स में सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं होगा। वही एडवांटेज की बात करें तो जियो का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी रेपुटेशन, फेस वैल्यू। जियो को AAA रेटिंग मिली हुई है, जिससे वो लो कॉस्ट फंड उठा सकते हैं। लो कॉस्ट फंड कंपनी को एक बेटर पोजीशन में ले आते हैं, जिससे कंपनी के लैंडिंग बिजनेस में मार्जिन बढ़ जाते हैं। कंपनी की स्टॉक प्राइस इस वक्त प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।